सूरज की उम्र करीब 36-37 साल की हो चुकी थी, पर अभी भी वह अपनी ज़िंदगी में अकेला था, क्योंकि वह अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाया था। इसलिए कभी शादी न करने का फैसला ले लिया था। बहुत प्यार करता था नीलू से, लेकिन नीलू उसे मिल नहीं पाई थी, क्योंकि उसके घर वाले किसी भी कीमत पर नीलू को अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं हुए थे। वजह सिर्फ और सिर्फ यह थी कि नीलू का स्टेटस उन लोगों के स्टेटस के हिसाब से नहीं था। नीलू पास के ही गांव में रहती थी और वहीं एक स्कूल में टीचर थी। माँ बाप की इकलौती संतान थी और माँ बाप की जिम्मेदारी नीलू के सिर पर थी। धन दौलत के नाम पर सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी नीलू के पिताजी की, और एक दुकान थी जिससे घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। और नीलू अपने पढ़ाई का खर्च और थोड़े बहुत घर खर्च में स्कूल में टीचर की नौकरी करके अपने पिता की मदद करती थी। अपने दोस्त की शादी में सूरज की मुलाकात नीलू से हुई थी, क्योंकि बारात नीलू के गांव ही गई थी। नीलू भी शादी में शामिल होने के लिए आई थी, क्योंकि लड़की नीलू की दूर की बहन लगती थी। वहीं पर नीलू के रंग रूप पर सूरज मर मिटा था। ऊपर से नीलू की व्यवहार कुशलता ने उसे नीलू का दीवाना बना दिया था। आज के ज़माने में इतनी व्यवहार कुशल लड़की, देखने में इतनी भोली भाली, ठीक ठाक पढ़ी लिखी, हर तरह से सूरज को पसंद आ गई थी नीलू। उसके बाद बीच बीच में वक्त निकालकर सूरज और नीलू कहीं कहीं मिलते रहते, क्योंकि नीलू भी सूरज को पसंद करने लगी थी। लेकिन किसी को कानों कान इसकी भनक नहीं थी, और कभी कभी फ़ोन पर भी नीलू और सूरज बातें करते। सूरज ने तय कर लिया था कि नीलू ही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। लेकिन जब सूरज ने नीलू के बारे में अपने घर में बताया, तो सूरज के घर वाले बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। सूरज की माँ तो बिल्कुल आग बबूला हो गई और बोली, तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली? वह गांव की गवार मिली, जिसका स्टेटस भी हमारे सामने कुछ नहीं। उससे ज़्यादा अच्छे तो हमारे घर के नौकर हैं, और तुम्हें लगता है मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी? औकात ही नहीं है उसकी मेरे घर की बहू बनने की। ऊपर से माँ बाप की इकलौती बेटी, माँ बाप की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसी बहू लेकर आऊँ जो बात बात पर अपने मायके भागती फिरे? क्योंकि उसका कोई भाई तो है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी उसे ही निभानी है, और तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपने ससुराल वालों की सेवा में लगाते रहो। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊँ। यह शादी कभी नहीं हो सकती, भूल जाओ उसे। लेकिन सूरज किसी भी कीमत पर नीलू को भूलने के लिए तैयार नहीं था, और सूरज के माँ बाप किसी भी कीमत पर नीलू को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। सूरज की माँ ने सूरज से साफ साफ कह दिया था कि अगर वह नीलू से शादी करेगा तो इस घर से उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सूरज अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, नहीं तो दुनिया यही कहती कि कल की मिली लड़की के लिए माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन इतने दिनों में नीलू को वह इतनी शिद्दत से चाहने लगा था कि वह किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। इसलिए सूरज ने बोल दिया कि मम्मी पापा, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकता, आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं नीलू के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए ठीक है, अगर आप लोग नीलू को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन यह भी सच है कि मैं किसी और लड़की को अपने जीवन में नहीं लाऊंगा। मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नीलू की जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता हूँ। यह गलत होगा। सूरज के माँ बाप को लगा कि वह अभी प्यार में डूबा हुआ है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। 1-2 साल में जब प्यार का भूत उतर जाएगा तो खुद ही शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। सूरज ने नीलू से बोल दिया था कि वह उसे माफ़ कर दे और कहीं और शादी कर ले। उसके माँ बाप किसी भी कीमत पर इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सूरज अपनी गलती मान रहा था कि उसने नीलू से किया वादा नहीं निभाया। नीलू ने सूरज से बोला, कोई बात नहीं, माँ बाप की जगह बीवी कभी नहीं ले सकती। माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनके आशीर्वाद के बिना वैसे भी हमारा शादीशुदा जीवन कैसे शुरू होता। इससे अच्छा कि हम अलग हो जाएं। आप जहाँ आपके माँ बाप बोले वहीं शादी कर लीजिए। वैसे भी हम दोनों के परिवारों का कोई मेल नहीं है। मैं तो पहले ही आपसे बोल रही थी कि मेरे और आपके परिवार के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आपके घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब तो सच्चाई जान ही चुके हैं, और आगे के जीवन के लिए आपको बधाइयाँ। मुझे भूल जाइएगा। लेकिन सूरज कभी भी नीलू को भूल नहीं पाया, और उसने आज तक शादी नहीं की। धीरे धीरे सूरज और उसके छोटे भाई और बहन की भी शादी हो चुकी थी, पर सूरज ने शादी नहीं की। सूरज के माँ बाप को लगता था
समय के साथ सूरज नीलू को भूल जाएगा और शादी कर लेगा। लेकिन सूरज ने जो फैसला ले लिया वह ले लिया और उसने कभी शादी ना करने का फैसला ले लिया था। बहुत कोशिश की सूरज के माँ बाप ने कि वह शादी के लिए तैयार हो जाए। एक से एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे सूरज के लिए, क्योंकि सूरज था ही ऐसा, देखने सुनने में बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, सैलरी 6 डिजिट्स में थी। किसी लड़की वाले को और क्या चाहिए होता है। परिवार से अच्छा खासा मजबूत था। लेकिन सूरज ने शादी नहीं करने की सोच ली थी तो सोच ली थी। अब तो माँ बाप ने बोलना भी छोड़ दिया था। सूरज के छोटे भाई और बहन के परिवार भी बढ़ चुके थे। उनके 2-2 बच्चे भी हो चुके थे और सूरज अभी तक कुंवारा था। अब तो सूरज से किसी को कोई खास मतलब भी नहीं रहता। सब अपने अपने परिवार में खुश थे। सूरज के मम्मी पापा अपने रिश्तेदार, पार्टी, मंदिर, सोशल वर्क आदि में बिजी रहते। छोटा भाई अपना परिवार और अपने काम में व्यस्त रहता और सूरज के लिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। बहन अपने ससुराल में खुश थी, कभी कभार मायके आती अपने बच्चों के साथ, तो छोटे भाई की पत्नी के साथ ही ज़्यादा वक्त बिताती। सूरज से क्या ही बात करती। दोनों के बच्चे साथ मिलकर खेलते, उन्हें देखकर सूरज को बहुत अच्छा लगता। लेकिन वह अकेला अपने कमरे में बैठा रहता। किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी और रहती भी क्यों, सब अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे और शादी ना करने का फैसला सूरज का खुद का था। हालांकि सूरज के छोटे भाई बहन ने भी लव मैरिज की थी, लेकिन उनकी शादी में माँ बाप ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई थी, बल्कि खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि छोटे भाई और छोटी बहन ने अपने स्टेटस के हिसाब से जीवन साथी चुना था, जो कि हर तरह से उनके परिवार में फिट बैठता था। इसलिए माँ बाप को कोई ऐतराज़ नहीं था और खुशी खुशी उनकी शादी उनके मनचाहे साथी के साथ कर दी थी। बस सूरज ही अकेला रह गया था। लेकिन अब सूरज को ऐसा लग रहा था कि उस वक्त उसे नीलू से शादी कर ही लेनी चाहिए थी, माँ बाप के खिलाफ जाकर, क्योंकि माँ बाप की इज्जत की खातिर उसने नीलू से शादी नहीं की थी। माँ बाप के लाख कोशिश करने के बाद भी वह कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसी वक्त सोच लिया था कि वह नीलू के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। आज वह अकेला है और भाई बहन तो छोड़ो, माँ बाप के पास भी फुर्सत नहीं है उससे 2 पल बात करने के लिए। वह यह भी नहीं सोचते कि उनके एक फैसले की वजह से ही वह आज अकेला है। यदि वह चाहता तो उनके फैसले के खिलाफ जाकर अपना मनचाहा जीवन साथी चुन सकता था, पर उसने उनके फैसले का मान रखा। पर आज वह उसके लिए ही वक्त नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि उनके पास जो वक्त होता था वह अपने पोते पोतियों, नाती नतनी के लिए होता था। और हो भी क्यों ना, आखिर सूरज के पास था ही क्या सिवाय अकेलेपन के। कुछ दिन उन्होंने सूरज को शादी के लिए मनाया था, लेकिन जब सूरज नहीं माना तो आराम से छोटे भाई बहनों की शादी कर दी थी और फिर कभी सूरज को शादी के लिए बोला भी नहीं। एक बार भी माँ बाप ने यह नहीं सोचा कि सूरज अपनी जिंदगी में कितना अकेला है। उन्हें तो बस अपने रुतबे की पड़ी थी, अपने स्टेटस की पड़ी थी। अगर वह नीलू से शादी के लिए हाँ कर देते तो अब आज सूरज का अपना परिवार होता, पर नहीं, किसी को सूरज की कोई फिक्र नहीं थी। सूरज को सब बहुत अच्छे से दिख रहा था। सूरज ने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया था, पर वह पैसा उसके किस काम का था जब उसका कोई परिवार ही नहीं था। भाई और बहन के परिवार उससे कोई मतलब ही नहीं रखते थे। उनका मतलब सिर्फ तभी होता था जब उन्हें पैसों से काम होता था, क्योंकि उन्हें लगता था सूरज का कोई परिवार तो है नहीं, तो उसके सारे पैसों पर उनका और उनके बच्चों का ही पूरा हक है। इसलिए जब भी ज़रूरत पड़ती सीधे सूरज भाई के पास पैसों के लिए बोल देते कि भाई बच्चों के एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, आप दे देना। भाई मुझे नई गाड़ी लेनी है, 3 लाख कम पड़ रहे हैं, आप दे देना। और सूरज चुपचाप पैसे उन्हें दे देता था, क्योंकि सूरज को पता था उन्हें बस उसके पैसों से मतलब है और कोई लगाव नहीं है। सूरज को समझ में आ चुका था कि कल को अगर उसे कुछ हो जाएगा तो कोई उसे पूछने वाला नहीं है। हाँ, उसके पैसों पर जरूर सबका ध्यान जाएगा। माँ बाप भी सूरज को कोई खास महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से सूरज ने उन्हें क्या ही खुशियाँ दी हैं। खुशियाँ तो बाकी दोनों बच्चों ने दी हैं, नाती पोते देकर। सूरज की जिंदगी बिल्कुल बेजान थी। एक मशीन की तरह जी रहा था वह। ऑफिस जाता, घर आता, पैसे कमाता, बस और कुछ नहीं। जितनी देर घर में रहता अपने कमरे में बंद रहता। सूरज को धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बहुत नफरत होने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। सूरज अपने ऑफिस में बेहोश हो गया, शायद बीपी बढ़ गया था। ऑफिस से उसके घर फ़ोन आया कि वह ऑफिस में बेहोश हो गया है।
आप लोग इन्हें घर ले जाइए। लेकिन कोई भी उसके ऑफिस उसे लेने नहीं आया, तो ऑफिस से खुद ड्राइवर के साथ सूरज को उसके घर भेज दिया गया। घर जाकर सूरज ने देखा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। उल्टा घर में घुसते ही छोटे भाई ने ताना मारा, आपके ऑफिस वालों को कोई काम नहीं है क्या? छोटी छोटी बातों के लिए हमें फ़ोन कर देते हैं। अरे आप बेहोश हो गए तो हम क्या करें, हमारे पास अपने काम भी तो हैं। आप सही से खाएंगे पिएंगे नहीं तो बेहोश तो होंगे ही। और हम अपना परिवार देखें, अपनी नौकरी देखें या आपको देखें, आपकी जिम्मेदारी का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है। माँ ने भी ताना मार दिया, अगर आज अपना परिवार कर लिया होता तो कम से कम तेरे बीवी बच्चे तो होते। अब तेरे भाई बहन से तो मैं नहीं बोल सकती कि तेरी खातिरदारी करें, और हमारी तो उम्र हो चुकी है, हमसे कोई उम्मीद रखना भी मत, इसके लिए तो खुद जिम्मेदार है। कहकर माँ भी अपने कमरे में चली गई। किसी ने एक बार भी सूरज की तबीयत के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उसे दो बातें सुना दी। आज सूरज का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उसे समझ में आ गया था कि माँ बाप भाई बहन कोई अपना नहीं होता, बस जीवन साथी ही अपना होता है। जैसे मेरी माँ और मेरे पिताजी, अगर किसी को एक खरोच भी आ जाए तो दूसरे की सांस अटक जाती है। जैसे मेरा भाई और उसकी बीवी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, जैसे मेरी बहन और उसका पति दो जिस्म एक जान है। लेकिन मेरी जिंदगी में कौन है? कोई नहीं। यह सब सूरज सोच ही रहा था कि उसकी बहन आई और बोली, भैया आज मार्केट गई थी तो यह सेट बहुत पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, 2 लाख रुपए कम पड़ गए हैं, प्लीज़ आप पे कर दीजिए। बहन उस वक्त घर पर ही थी जब सूरज बीमार होकर ऑफिस से घर आया था, ऑफिस के ड्राइवर के साथ, लेकिन एक बार भी उसका हाल चाल नहीं पूछा था। और अभी जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुरंत भाई की याद आ गई। और बेशर्मी तो देखो, अभी भी उसका हाल चाल पूछने के बजाय सीधा पैसों की बात कर रही है। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया, बोला, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, और आंखें बंद करके लेट गया। बहन को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि सूरज तो एक बार में ही पैसे देने को तैयार हो जाता है, और वह भुनभुनाते हुए चली गई। क्या करोगे इतने पैसों को रखकर, जब उन पैसों को कोई भोगने वाला ही नहीं है। 2 लाख क्या मांग लिए, जैसा लग रहा है इनकी किडनी मांग ली। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं खुद पे कर दूंगी, भाड़ में जाए उनके पैसे। और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए बहन बाहर निकल गई। सूरज को समझ में आ गया कि अब तक जब इतनी बार पैसे दे चुका, तब तक तो एक बार भी शुक्रिया तक नहीं कहा। आज पहली बार जब पैसे नहीं दिए, बल्कि मना भी नहीं किया, सिर्फ तबीयत खराब होने की बात कही, तो इतनी खराब बातें बहन के मुंह से निकली। सब पैसों के लिए उसके मित्र हैं, यह बात सूरज को समझ में आ गई थी। कुछ दिनों से सूरज गौर कर रहा था कि उसका छोटा भाई और उसकी बीवी आपस में कुछ बातें करते रहते हैं सूरज के बारे में, पर वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन सूरज पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर किचन की तरफ जा रहा था। रास्ते में छोटे भाई का कमरा पड़ता था और उसके कमरे से आवाज़ें आ रही थी। अपना नाम सुनकर सूरज रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। छोटा भाई अपनी पत्नी को समझा रहा था, देखो सूरज भाई के पास पैसे बहुत हैं, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर काम करते हैं, खर्चे के नाम पर कुछ भी नहीं है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और परिवार वगैरह कुछ है नहीं। बहन को जब देखो तब आकर उन्हें लूटती रहती है, धीरे धीरे सारे पैसे वही निकलवा लेगी। मम्मी पापा भी जब तब सूरज भाई से पैसे लेते रहते हैं और उठाकर बहन को ही देते रहते हैं, तो सूरज भाई के सारे पैसे तो वही उड़ा रही है। हमारे हाथ क्या लग रहा है, कभी कभी थोड़े बहुत पैसे उनसे निकलवा पाते हैं। एक काम करो, एक बच्चा और पैदा करते हैं और सूरज भाई को समझा देंगे कि वह हमारे बच्चे को गोद ले लें, वह उनका वारिस होगा, और बच्चा गोद लेने की खुशी में वह बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका अपना कोई परिवार तो है नहीं, और अपनी सारी संपत्ति हमारे बच्चे के नाम कर देंगे। बच्चा तो हमारा ही रहेगा ना, और कल को वह सारी संपत्ति भी हमारी हो जाएगी। कहने को तो उनका बच्चा रहेगा, पर खून तो हमारा ही रहेगा, पालोगी तो तुम ही, क्योंकि उनकी कोई पत्नी तो है नहीं। नाम के लिए बस बच्चा उनका हो जाएगा, माँ बाप तो हम ही रहेंगे, करीब तो वह हमारे ही रहेगा, और इस तरह से उनकी सारी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। और फिर जब वह उसे अपना बच्चा मान लेंगे, तो जब तक बहन को या मम्मी पापा को लाखों रुपए उठाकर नहीं देते रहेंगे, और वह सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे। भाई की पत्नी बोल रही थी, हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, पैसे तो बहुत हैं भाई साहब के पास, यह तरीका सही है। तुम पहले भाई साहब को बच्चे के लिए कन्विंस करो, फिर हम बच्चा प्लान करते हैं, और अपने घर का बच्चा रहेगा तो किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा, और उन्हें एक वारिस भी मिल जाएगा,
और वह खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। यह सब सुनकर सूरज अंदर तक हिल गया कि कोई पैसों के लिए इस हद तक साजिश कर सकता है, वह भी अपने सगे भाई के साथ। सूरज को समझ में आ गया था कि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है, उसका कोई नहीं। अपना परिवार तो उसने कभी बनाया नहीं और उसके भाई बहन सिर्फ और सिर्फ उसके दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। सूरज ने सोच लिया था कि अब वह उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देगा और अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले वह खुद करेगा, किसी और को अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं करने देगा, क्योंकि बहुत पहले उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माँ बाप के हाथ में छोड़ दिया था और उस एक फैसले से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब वह अपने लिए खुद सोचेगा और अच्छा ही हुआ आज उसने अपने भाई और उसकी पत्नी की बातें सुन ली और उसे समझ में आ गया कि हाँ, अपना एक वारिस होना बहुत ज़रूरी है और अब वह अपना एक वारिस जरूर इस दुनिया में लाएगा, लेकिन वह वारिस उसका अपना होगा, उसकी अपनी औलाद होगी, ना कि किसी और की औलाद। और सूरज ने सोच समझकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अगले दिन वह शहर के बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया और बोला, मैंने सुना है आप सरोगेसी से बच्चे पैदा करवाती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला, हाँ, जिन कपल्स को दिक्कत है, स्वाभाविक तरीके से जिनकी औलाद जन्म नहीं ले सकती, बच्चा माँ के गर्भ में सरवाइव नहीं कर पाता, उनके लिए हम सरोगेट मदर द्वारा बच्चा पैदा करवाते हैं। लेकिन सरोगेसी के लिए महिला आपको खुद लानी पड़ेगी और कुछ नियम होते हैं उसके लिए, जैसे वह 25 साल से अधिक उम्र की हो, शादीशुदा हो, उसके कम से कम 2 बच्चे हों, वही औरत सरोगेसी से बच्चा पैदा कर सकती है। तो आप सरोगेट मदर और अपनी वाइफ को पहले लेकर आइए, फिर बात करते हैं इस बारे में। सूरज ने डॉक्टर से बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है, मेरी शादी नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला, क्या? फिर आप बच्चा क्यों चाहते हैं और बिना पत्नी के आप बच्चे का क्या करेंगे? सूरज ने बोला, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है और मुझे मेरा वारिस चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा वारिस मेरा खुद का बच्चा हो, ना कि किसी और का। मैं चाहता हूँ मेरा वारिस मेरा अपना खून हो, इसलिए मैं अपनी संतान पैदा करवाना चाहता हूँ। सरोगेट मदर का इंतजाम आप कीजिए, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और पैसे होंगे वह मैं देख लूँगा। डॉक्टर ने बोला, हमारे क्लिनिक में कुछ महिलाएं हैं जो सरोगेसी का काम करती हैं, आप उनसे मिलकर सारी बातें कर लीजिए और पसंद कर लीजिए कि आपको किसके गर्भ से अपने बच्चे को पैदा करवाना है। उसके बाद आप मुझसे मिलिए, पहले महिलाओं से मिलकर बात कर लीजिए। सूरज डॉक्टर के द्वारा बताई गई महिलाओं से मिल लिया, पर उसे कोई भी महिला ऐसी नहीं लग रही थी जो उसके बच्चे को जन्म देने के लायक हो, क्योंकि वह चाहता था उसका बच्चा हर तरह से काबिल पैदा हो और सरोगेट मदर का अंश तो उसमें आएगा ही, क्योंकि वह तो अपना आधा हिस्सा ही अपने बच्चे को दे सकता है। इसलिए वह हर तरह से परफेक्ट औरत को ढूंढ रहा था, जो कि डॉक्टर द्वारा बताई गई औरतों में से कोई भी नहीं थी। वह बहुत परेशान था कि वह क्या करे। परेशान हालत में वह हॉस्पिटल के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था कि अब वह क्या करेगा, डॉक्टर से क्या बोलेगा कि उसे कोई भी महिला अपने बच्चे के लिए पसंद नहीं आई। एक तो वह अविवाहित, वैसे ही उसे ऐसा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऊपर से सरोगेट मदर मिलना भी आसान नहीं। तभी एक वार्ड बॉय उसके पास आया और बोला, जी आपको सरोगेट मदर की ज़रूरत है? सूरज ने बोला, हाँ, लेकिन यहाँ अस्पताल में जो भी महिलाएं हैं, मुझे उनमें से कोई भी अपने बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं लगती। वार्ड बॉय ने बोला, मेरे पास भी कुछ महिलाएं हैं, आप चाहे तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, पर हाँ, वह शादीशुदा नहीं है, पर बहुत मजबूर है। किसी मजबूरीवश वह ऐसा काम करती हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सारे पेपर वगैरह सही मिल जाएंगे। पेपर में लिखा होगा कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ भी है, ताकि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। बस मैं अपना कुछ कमीशन लूँगा, बाकी मैं आपको महिलाओं से मिलवा दूँगा, आप उनसे पैसों की बात कर लेना। डॉक्टर साहब को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बोल देना कि यह मेरी जानने वाली है और आपको आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर मिल जाएगी और उस गरीब महिला का भला भी हो जाएगा जो बहुत मजबूरीवश ऐसा काम करती है। सूरज ने बोला, मेरी भी बहुत मजबूरी है, मुझे वारिस चाहिए, तो मुझे महिलाओं से मिलवा दो, मैं बात कर लूँगा। वार्ड बॉय ने सूरज को 4-5 लड़कियों से मिलवाया, पर फिर भी सूरज को कोई भी समझ में नहीं आई। अब तो बस एक ही लड़की बची है, पर उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे लेगी वह, और वह आपको ज़रूर पसंद आ जाएगी। आप बोले तो उससे मिलवा दूँ? पैसों की चिंता क्यों करते हो तुम, मुझे लड़की से मिलवाओ, पैसों की बात मैं देख लूँगा।
उसके बाद वार्ड बॉय सूरज को एक लड़की से मिलवाने ले गया और लड़की के पास जाकर खुद बाहर चला गया और बोला, आप बात कर लीजिए। सूरज ने जब लड़की को देखा तो हैरान रह गया। वह और कोई नहीं, नीलू थी। सूरज हैरानी से बोला, अरे नीलू, तुम यह काम कैसे करने लगी? तुम सरोगेट मदर का काम करती हो, लेकिन क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? नीलू ने बोला, मजबूरी है तभी तो अपनी कोख बेचने पर मजबूर हूँ। कौन औरत भला खुशी खुशी अपनी कोख की बोली लगाएगी? मेरे घर की स्थिति से तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। जैसे तैसे घर का गुजारा होता था, तुम तो सब कुछ जानते ही हो। मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं और घर की आर्थिक हालत भी कुछ खास नहीं थे और माँ बाप की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। तुमसे दूर होने के कुछ दिनों बाद ही पिताजी की दोनों किडनी खराब हो गई। एक किडनी तो पूरी तरह से खराब हो गई और दूसरी किडनी मात्र 20% काम कर रही थी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और पिताजी को जीवित रख सकती थी। काफ़ी खर्च हुआ उनके इलाज में और पैसे तो हमारे पास थे नहीं। डॉक्टर ने बोला तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। माँ अपनी किडनी देने को तो तैयार थी, लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाते? और माँ पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन? अगर पापा को कुछ हो जाता तो माँ तो जीते जी मर जाती और शायद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। फिर तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती और मैं किसके सहारे रहती? डॉक्टर ने 1 साल का वक्त दिया था पिताजी की किडनी का ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि दूसरी किडनी अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुई थी। 1 साल का वक्त पिताजी के पास था। मैंने बोला, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाती? मैं शहर आ गई नौकरी की तलाश में, मम्मी पापा को अकेले छोड़कर। बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, और अगर नौकरी मिलती तो इतने कम पैसों की कि खुद का गुजारा मुश्किल होता, तो मैं घर क्या पैसे भेजती। और अगर कहीं ज़्यादा पैसे मिलते तो वही औरत को देखकर गंदी नज़र उठाने वाले गंदे लोग ही वैसी नौकरी देते, और नौकरी देने का उनका उद्देश्य मैं अच्छे से समझ जाती। मैं वह नौकरी अस्वीकार कर देती। तुम सोच भी नहीं सकते एक अकेली लड़की को एक ढंग की नौकरी मिलना कितनी मुश्किल बात है। ऊपर से मेरे पास कोई खास डिग्री भी नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला कि मुझे शहर में बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है और मैं थोड़े थोड़े वक्त पर पैसे भेजा करूंगी और फिर 1 साल के अंदर पिताजी का इलाज हम करवा लेंगे, क्योंकि मेरी मुलाकात अस्पताल के इस वार्ड बॉय से हो गई थी और इसने मुझसे बोला था कि बिना इज्जत गंवाए बच्चे पैदा करके सरोगेसी के द्वारा अच्छे खासे पैसे कमा सकती हो, बस मुझे मेरा कमीशन दे देना। और मुझे उसका सुझाव पसंद आया। अच्छे पैसे मिल रहे थे और मुझे इज्जत भी गंवानी नहीं पड़ रही थी। उसने मेरे फर्जी कागजात बनवाए, जिसमें मुझे शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ दिखाया। उसके बाद उसने मुझे सरोगेट मदर वाला काम दिलवाया। मैं देखने में खूबसूरत हूँ, इसलिए हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा मेरी ही कोख में पले, और मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। माँ की छवि तो बच्चे में आएगी ही, इसलिए मुझे सरोगेसी के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। मैंने बहुत अमीर कपल के बच्चे को अपनी कोख में पाला और जन्म दिया। उसके लिए मैंने उससे 50 लाख रुपए लिए और उन पैसों से मैंने अपने पापा का इलाज करवाया। माँ पापा को तो आज तक नहीं पता कि वह पैसा मैंने कैसे लेकर आई थी। उसके बाद एक बार और मैंने ऐसे ही एक अमीर जोड़े के लिए सरोगेट मदर बनी। इस बार मैंने 60 लाख रुपए लिए और थोड़े थोड़े करके मैं महीने के हिसाब से अपने घर पैसे भेजती हूँ, ताकि उन्हें शक ना हो और उन्हें लगे कि मैं कोई बहुत बड़ी नौकरी कर रही हूँ। और अब तुम हो जो मुझे अपने बच्चे की सरोगेट मदर बनाना चाहते हो, इसी के लिए आए हो ना? 8 सालों में तीसरी बार माँ बनने जा रही हूँ। तुम बताओ क्या दिक्कत हो गई? तुम्हारी पत्नी को कोई दिक्कत है क्या बच्चा होने में, जो तुम्हें सरोगेट मदर की ज़रूरत पड़ गई? सूरज ने बोला, मैंने तुमसे बोला था ना नीलू, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करूँगा, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी कोई पत्नी होगी? क्या तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है और तुम पिता बनना चाहते हो? ऐसे कैसे? सूरज ने बोला, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की, पर अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला हो गया था। खुद को अकेला महसूस करता था और समझ गया था कि सिर्फ जीवन साथी ही अपना होता है और कोई नहीं। काश उस वक्त मैंने माँ पिताजी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली होती, तो आज हम सुखी जीवन जी रहे होते और हमारी अपनी संतान होती। तुम्हारे बिना मेरा जीवन वीरान है। नीलू, पैसे तो बहुत कमाए मैंने ज़िंदगी में, लेकिन उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं। बस कुछ स्वार्थी लोग हैं मेरे पैसे का उपभोग कर रहे हैं।
जिन्हें मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे किसी को कोई लगाव नहीं। मैं उनके लिए मात्र एक बोझ हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया मुझे मेरी संतान चाहिए। नीलू ने बोला, पैसे तो मैंने भी बहुत कमाया सैरोगेसी से, लेकिन अकेली तो मैं भी बहुत हूँ। शादी तो आज तक मैंने भी नहीं की और ना ही अब कर सकती हूँ। अब तो बस इसी इंतजार में रहती हूँ कि कोई अमीर कपल आए और मुझे अपने बच्चे के लिए सैरोगेट मदर चुन ले और मैं एक मोटी रकम ले सकूँ। बस उसके बाद कोई नया काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी भी तो अब उम्र हो रही है। कब तक क्या काम करूँगी? एक मोटी रकम लेकर फिर आराम से मम्मी पापा के साथ गांव में रहूँगी। जिंदगी कट जाएगी। वैसे भी मम्मी पापा का सहारा तो मैं ही हूँ। बस अब यह आखिरी बार मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। 9 महीने औलाद को अपनी कोख में पालो और उसके बाद किसी और को दे दो। कलेजा कांप जाता है। मेरे दिल पर क्या गुजरती है तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। अच्छा चलो छोड़ो, यह सब बातें तो बहुत हो गई। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बच्चे की सैरोगेट मदर बनने को तैयार हूँ, लेकिन 1 करोड़ से कम रुपए नहीं लूंगी, क्योंकि यह मेरी आखिरी सैरोगेसी होगी। उसके बाद मैं यह काम हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। सूरज ने बोला, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, हर हाल में चाहिए, और तुमसे ही चाहिए नीलू, लेकिन इस तरह से नहीं, प्राकृतिक रूप से। मैं और तुम माँ बाप बनेंगे, हमारे बच्चे होंगे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नीलू। नीलू ने बोला, पागल हो गए हो क्या सूरज? मेरी असलियत जानते हुए भी मुझसे शादी करोगे? सब कुछ तो बता दिया अपने बारे में। जब शादी का वक्त था तब तुम माँ बाप के खिलाफ नहीं जा पाए, और अब जब वक्त और हालात दोनों हाथ से निकल चुके हैं तो मुझसे शादी करने की बातें कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बची हूँ। मैं भले ही कुंवारी हूँ, लेकिन मैंने 2-2 बच्चों को जन्म दिया है, किसी और के बच्चों को। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती नीलू। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही पवित्र हो जितनी कि पहले थी। तुमने जो कुछ भी किया अपनी मजबूरी में किया, और कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया, बल्कि किसी को खुशियाँ ही दी हैं। मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम यह काम नहीं करोगी, बल्कि तुम एक सम्मान की जिंदगी जियोगी अपने पति के साथ, मेरे साथ, और जल्द ही हमारा भी एक बच्चा होगा, हमारा वारिस होगा। नीलू ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है सूरज? सूरज ने बोला, सब कुछ हो सकता है, बस हमें हमारी जिंदगी के लिए फैसला लेना होगा। तुम अभी चलो मेरे साथ अपने गांव। तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। और हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा की सारी जिम्मेदारी मेरी। वह हमारे साथ रहेंगे, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। बहुत गलत फैसला ले चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, और देख लिया उन फैसलों का नतीजा। आज अपना कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लिए सोचूंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। बस तुम मेरे साथ चलने को तैयार रहो, कदम से कदम मिलाकर। कहकर सूरज ने अपना हाथ नीलू की तरफ बढ़ा दिया, जिसे नीलू ने खुशी खुशी थाम लिया, क्योंकि अब वह भी अपनी ज़िंदगी में एक स्थिरता चाहती थी और ईश्वर ने उसे आज दोबारा मौका दिया था। सूरज नीलू को लेकर सीधा उसके माँ बाप के पास गया और उनकी इजाज़त से नीलू के साथ वही गांव के मंदिर में शादी कर ली, और फिर नीलू को लेकर अपने घर आया, इस वादे के साथ कि जल्द ही उसके मम्मी पापा को भी वह अपने पास बुला लेगा। नीलू को देखते ही सूरज के माँ पापा चिल्लाने लगे, यह किस गरीब गवार को हमारे घर की बहू बनाकर ले आया? नीलू को सूरज की माँ ने पहचान लिया था, क्योंकि सूरज ने नीलू की तस्वीर अपनी माँ को दिखा रखी थी। मैंने तो पहले ही इससे शादी करने के लिए तुझे मना कर दिया था। सूरज ने बोला, हाँ आपने मना कर दिया था और मैंने मान लिया था, और आज मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से अकेला हूँ। किसी को मेरी खुशी या दुख से कोई मतलब नहीं होता। हर कोई अपने परिवार में व्यस्त है। बस मेरा कोई परिवार नहीं है, और किसी को इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। हर किसी को बस मेरे पैसों से मतलब है, और जब सब स्वार्थी होकर सोच रहे हैं तो मैं क्यों ना स्वार्थी होकर सोचूं। अब मुझे भी मेरा परिवार चाहिए, मेरी पत्नी चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए। तो नीलू अब मेरी पत्नी है और इस घर की बड़ी बहू है। सूरज की माँ ने बोला, यह बोलने से क्या होता है? मैं कभी इसे अपने घर की बहू नहीं मानूंगी, और यह घर मेरा है। सूरज ने बोला, मुझे पता था आप लोगों का यही जवाब होगा। आपका घर आपको मुबारक हो। मुझे आपके घर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं आपका बेटा हूँ, तो एक बेटे का फर्ज जरूर निभाऊंगा। जब कभी भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को हाजिर मिलूंगा, लेकिन अब मैं अपना परिवार बसा लूंगा
अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं। आप हमारे परिवार में हमेशा शामिल रहेंगे, भले आप मुझे अपना बेटा माने या ना माने। आप हमारे माँ बाप हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए मैं नीलू को लेकर अलग घर में जा रहा हूँ। मेरा अपना घर, नीलू का घर, जहाँ की मालकिन नीलू होगी। यह कहकर सूरज नीलू को लेकर घर से निकल पड़ा। साथ ही साथ नीलू से सूरज ने बोला कि अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके शहर बुला ले अपने नए घर में। नीलू और सूरज कार में बैठकर अपने नए घर की तरफ जा रहे थे, एक नई जिंदगी की उम्मीद लिए, जहाँ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी।